फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि भारत फिर से आर्थिक महाशक्ति बनने के दौर में है। इसका अर्थ ये हुआ कि इतिहास में कभी भारत आर्थिक महाशक्ति था, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मात्र कल्पना है या सच्चाई भी है? तो पहले मैं इस पर विचार करूंगा। दूसरी बात, अगर इतना महान भारत था आर्थिक रूप से, तो पतन क्यों हो गया, डिक्लाइन क्यों कर दिया? और तीसरी बात कि भारत इतना गौरवशाली था इतिहास में, क्या उस गौरवशाली इतिहास की पुनरावृत्ति फिर हो सकती है? कैन इंडिया रीगेन द पास्ट ग्लोरी? ये तीन बात आपके सामने मैं रखूँगा। तो पहली बात, जैसा कहा कि ये देखना कि इतिहास में भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति था। इसके बारे में कहा जाता है कि 500 BC से लेकर के 18th सेंचुरी तक, तकरीबन 2300 ईयर्स तक भारत कंसिस्टेंटली आर्थिक महाशक्ति था। यह विश्वास करने वाली बात नहीं लगती है। इसकी खोज जरूरी है और वो मैंने किया है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 500 BC इसलिए महत्वपूर्ण है बिफोर क्राइस्ट कि उस समय महाजनपद भारत में उसने एक चांदी का सिक्का चलाया और चांदी के सिक्के ने एक मिरेकल कर दिया व्यापार करने में, ट्रेड करने में। इसकी खोज करने पर इसकी सच्चाई का पता चला। दूसरी बात, एक और देखा गया कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, जो भारत का पहला एम्पायर था, उसने आर्थिक खोज में बड़ी मदद की। साउथ के लोगों को भी, वहाँ के राजाओं को भी एकजुट किया। और बाद में फिर गुप्ता पीरियड आ गया। फिर साउथ में चोला, पांड्या, विजयनगरम आ गए और नॉर्थ में दिल्ली के सुल्तान आ गए। ये सब मिल करके, एकजुट हो करके पूरे जोर से खेती को आगे बढ़ाया, एग्रीकल्चर को, टेक्सटाइल को आगे बढ़ाया, शिपमेंट बिल्डिंग, जहाज बनाने का, इस सब को इतना आगे बढ़ाया कि पूरी दुनिया में व्यापार छा गया भारत का। बहुत जल्दी उत्पादन शुरू हुआ और बहुत जल्दी पूरी दुनिया में इसका व्यापार बढ़ गया। यहाँ तक हुआ कि अकेले भारत पूरी दुनिया की दौलत करीब 33%, 1/3 अकेले भारत पैदा करने लगा। ये देखिए, 2300 साल तक एक भारत पूरी दुनिया का अकेला 1/3 इकोनॉमी, पूरी दुनिया का 33% दौलत का उत्पादन भारत करने लगा और व्यापार भी करने लगा। ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। और उसमें यूरोप में बहुत सारे, आजकल तो 33-35 कंट्रीज हैं, उसमें कम होंगे। वो सारे यूरोप के देशों को मिला लीजिए तो अकेले भारत उनसे ज़्यादा धन पैदा कर रहा था। ये कहानी करीब 14th सेंचुरी तक की है। अब फिर आगे देखिए, ये फिर 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में और भी मिरेकल हुआ। उसमें क्या हुआ कि चीन भारत से आगे निकल गया। चीन अकेला 24% पूरी दुनिया का GDP पैदा कर रहा था। अलोन चाइना वाज प्रोड्यूसिंग 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP। भारत चला गया नंबर 2 पर। तो भारत को चिंता हुई कि चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस समय के राजाओं ने फिर वही तरीका अपनाया। वो तरीका क्या था? सबको एकजुट करना। किसको एकजुट किया? तो बंगाल सूबा को किया, मैसूर को किया, मराठा को किया और मुगल साम्राज्य को किया। एक साथ सबको मिलाया और पूरी ताकत से सबने खेती पर जोर दिया, फिर टेक्सटाइल पर जोर दिया। ये सारी बातें की और फिर आकाश में ये लोग उड़ने लगे। इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चला गया। तो चाइना जो आगे था 24% पर 16th सेंचुरी में, वो 17th सेंचुरी होते होते भारत से आगे बढ़ गया। अकेला भारत पूरी दुनिया का 25% से 35% तक की दौलत अकेला भारत पैदा करने लगा। चाइना को पीछे छोड़ के पूरी दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक कंट्री बन गया भारत। ये कहानी बहुत पहले की नहीं है, ये 17th सेंचुरी की है, करीब 600-700 वर्ष पहले। इसका पूरा इतिहास है, इसका पूरा प्रूफ है। और चाइना से आगे बढ़ के जब भारत आगे निकल गया तो फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं था। 35% अकेला भारत कर रहा था। लेकिन तभी ग्रहण लगा
तभी काले धब्बे आकाश में आने लगे। इसका कारण हुआ कि मुगल साम्राज्य नीचे जाने लगा और अंग्रेज़ों का जो उपनिवेश था वो बढ़ने लगा भारत में। तो कहा जाता है कि 2300 ईयर्स तक भारत ने इतनी दौलत पैदा की कि भारत सोने की चिड़िया बन गई। ये 2300 ईयर्स तक की कमाई भारत की अंग्रेज़ों ने सिर्फ 100 साल के दौरान, ये 1857 से लेकर के 1947 के बीच में सारी दौलत यहाँ से लूट के ले गए, भारत को खोखला बना दिया। उस सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद करके लूट खसोट कर भारत को फिर पीछे छोड़ दिया। आप अंदाज कीजिए कि 17th सेंचुरी में जहाँ भारत 25 से 35% प्रोड्यूस कर रहा था, वो 1947 होते होते ये 4% पर आ गया। इंडिया डिक्लाइन टू 4% ऑफ GDP फ्रॉम द टॉप ऑफ 17% जस्ट 125 ईयर्स बिफोर। ये सच्चाई है। कहा जाता है कि अंग्रेज अगर नहीं आते भारत को कोई रोकने वाला नहीं था। अमेरिका हो या यूरोप हो या चाइना हो, बहुत अधिक आगे हुआ होता भारत। ये कल्पना नहीं है, सच्चाई है और विश्वास करने वाली बात है। अब रही बात कि जब देखा यूरोप ने कि भाई भारत से उत्पादन करने में हम नहीं सकेंगे, भारत को पीछे छोड़ना मुश्किल है, उन्होंने स्ट्रेटजी बदल ली। उन्होंने कहा नहीं, भारत पर राज करो और राज करके वहाँ से लूट कर दौलत ले आओ। ये तरीका बदल लिया। राज करो मतलब भारत को उपनिवेश बना दो, कॉलोनी बना दो। जब भारत की कॉलोनी अपने हाथ में आ जाएगी तो जितनी मर्जी उतना दौलत ले आओ, कोई कहने वाला तो होगा नहीं। लेकिन भारत को कॉलोनी बनाना आसान नहीं था, क्योंकि भारत एकजुट था। तो उन लोगों ने फिर स्ट्रेटजी बदला, कहा एकजुट है तो डिवाइड एंड रूल। अगर मीर कासिम से लड़ना है मीर जाफ़र को अपने साथ रखो, फिर मीर जाफ़र को पराजित करना हो किसी और को ले लो। ये सारे दो बातें की, एक तो भारत को उपनिवेश बनाना और डिवाइड एंड रूल के तरीके से भारत को पीछे छोड़ना, राज करना और लूटना, ये चलता रहा। अब ये सारी एकजुटता टूट गई तो जैसा मैंने कहा कि 2300 साल की कमाई भारत गंवा दिया सिर्फ 100 साल में। ये बातें हुई है और ये लूट खसोट का परिणाम जो भारत पर हुआ तो वो तब तक चलता रहा जैसा मैंने कहा अंग्रेज यहाँ पर थे। फिर जो अंग्रेज यहाँ से चले गए फिर सारी ताकत भारत के हाथ में आ गई थी। अंग्रेज़ों के आने से यहाँ की इकोनॉमी नीचे गई। ये 17th सेंचुरी में जहाँ भारत 25% GDP था भारत का, वो 1947 होते होते 4% पर पहुँच गया। यही नहीं बल्कि यहाँ के पैसे भी यहाँ से लेके वो इंग्लैंड चले गए। सिर्फ 35 ईयर्स के दौरान उन्होंने 900 पाउंड्स यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया। नतीजा हुआ कि भारत की इकोनॉमी नीचे जाने लगी और इंग्लैंड की इकोनॉमी ऊपर आने लगा। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड की इकोनॉमी क्या था, 2.9% GDP था सिर्फ। और ये 1870 मात्र 13 साल के राज में उसकी इंग्लैंड की GDP पहुंच गई 9% पर। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन ये सवाल ये उठता है तो ऐसा अंग्रेज़ों ने क्या पॉलिसी चलाया, कौन सी नीति चलाई कि ये इकोनॉमी भारत का नीचे जाने लगा और अंग्रेज़ों का ऊपर आने लगा। पहली बात तो ये हुआ, यहाँ के उद्योगों को बंद कर दिया। टेक्सटाइल के जो इंडस्ट्री थे बंद हो गए। नतीजा ये हुआ चेन ऑफ इवेंट्स, नतीजा ये हुआ कि रुई सस्ती हो गई और सस्ती रुई को अंग्रेज उठा के इंग्लैंड ले गए और वहाँ के इंडस्ट्री में डाल दिया और वहाँ कपड़ा तैयार होने लगा। तो यहाँ सस्ती रुई यहाँ से ले गए और महंगा कपड़ा बनाकर भारत के बाज़ार में बेचने लगे। ये होने लगा। अब नतीजा क्या हुआ कि चूँकि यहाँ की इंडस्ट्री बंद हो गई तो लोग बेरोज़गार हो गए। लोग बेरोज़गार इंडस्ट्री में हो गए तो खेती पर प्रेशर पड़ा, सब लोग खेती में काम करने ढूंढने लगे। नतीजा हुआ कि मजदूरी भी कम हो गई लोगों की और गरीबी बढ़ती चली गई। ये सारी चीज़ें होती गई एक के बाद एक। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि अंग्रेज़ों ने ऐसी पॉलिसी चलाई कि उद्योग बंद हो गया। अब इससे अंदाज लगाइए आप कि 1750 में जो इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट था पूरी दुनिया में वो 27% था और 1900 होते होते ये कहाँ चला गया, 2% पर चला गया। जो उद्योग
प्रोडक्शन कर रहा था वो 27% से 2% पर आ गया। इसका अंदाज ये लगा लीजिए आप। लेकिन जो भी हो 47 के बाद भारत फिर से एकजुट हुआ। एकजुटता पहले थी तो भारत दुनिया की सबसे अधिक दौलतमंद देश था। एकजुटता जब गंवाई फिर अंग्रेज आ गए, राज किया और लूट खसोट कर ले गए। फिर 1947 होते होते भारत एकजुट हुआ और आज़ादी ले ली। जब आज़ादी ले ली, देश मुल्क आज़ाद हो गया, फिर भारत के हाथ में सारी चीज़ें हो गई। ये बातें आगे बढ़ने लगा। अब उसी समय चाइना भी कम्युनिस्ट बना 1949 में, और चाइना और भारत की तुलना होने लगी, कंपैरिजन होने लगा और दोनों आगे चलने लगा। ये 1990 तक, आज़ादी से करीब करीब 40 वर्ष तक चाइना और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो लगभग बराबर चलता रहा। लेकिन 1990 के बाद चाइना इतना तेज़ी से आगे बढ़ा कि भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। इंडिया वाज लेफ्ट फार बिहाइंड बाय चाइना, ये सच्चाई है। इसका कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ, इंडिया ने पॉलिसी अपनाई नॉन अलाइनमेंट की। इस पॉलिसी की बहुत बड़ी देन है भारत की प्रगति में। लेकिन ये कि इससे इसका बुरा असर ये हुआ कि ये कुछ प्रिंसिपल्स में बंधे हुए थे। पूरी तरह से अपने को अमेरिका के साथ या सोवियत रूस के साथ समर्पण नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरी ओर चाइना कर सकता था। चाइना रसिया के साथ गया, सोवियत रसिया के साथ गया, पूरा लाभ उठाया। जब देखा कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा है तो रसिया से सोवियत रसिया से अलग हट के अमेरिका के साथ चला गया। अमेरिका से पूरा लिया उसने, पूरी टेक्नोलॉजी ले आया, पूरी इंडस्ट्री ले आया। देखा अब कुछ नहीं है तो अमेरिका से भी हट गया। भारत ऐसा नहीं कर सकता था, ऐसा नहीं किया। इसलिए चाइना आगे बढ़ा और भारत पीछे रह गया। 1962 में जब उसने अटैक कर दिया भारत पर, तो भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया। अब ये जो पहले डेवलपमेंट ओवर डिफेंस था, अब क्या हो गया? डिफेंस ओवर डेवलपमेंट हो गया। उसका भी असर पड़ा यहाँ की नीति पर। तीसरी बात, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, लेकिन वह आधा अधूरा था। फिर 98 में करना पड़ा, लेकिन जब किया था तो पूरा नहीं किया। और दूसरी बात, किया भी तो 10 साल पीछे, चाइना 64 में कर चुका था। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया ने 1991 में किया, लेकिन डेंग सियाओपिंग ने 1977 में ही कर लिया था। जो मनमोहन सिंह ने 14 साल बाद किया, वो डेंग सियाओपिंग 14 साल पहले कर चुके थे। तो इंडिया का पीछे हटना स्वाभाविक था। आप सही काम करते हैं लेकिन बाद में करते हैं तो उसका असर तो पड़ेगा ही। ये सारी बातें हुई। और दूसरी बात क्या, दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार अटैक करता रहा और 4 बार चाइना को लेकर 4-5 बार लड़ाई लड़नी पड़ी भारत को, युद्ध करना पड़ा। उसका भी असर पड़ा भारत पर। और भारत 2 टुकड़े में टूट गया, पाकिस्तान और भारत। उसका भी असर यहाँ की इकोनॉमी पर पड़ा। और इंडिया का सप्लाई चेन उतना मजबूत नहीं था जितना चाइना का हो गया था। और सबसे असरदार बात यह हुई कि चाइना वहाँ के यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया और भारत नहीं बन पाया। ये सारी परिस्थिति ऐसी रही। इस परिस्थिति में भारत को पीछे हटना ही था और भारत पीछे हटा। लेकिन आगे क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत पीछे नहीं रहा, अब आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। इस तरह से पहले मैंने ये कहा कि भारत का इतिहास गौरवशाली था, आर्थिक रूप से सबसे अधिक धनवान था भारत। दूसरी बात ये बताइए कि इसका पतन हुआ, ये डिक्लाइन कर गया। तीसरी बात, मैं इस पर अभी बात करूंगा कि वो गौरवशाली इतिहास फिर से वापस आ सकता है। कैन इंडिया रिगेन द पास्ट ग्लोरी? जहाँ तक इसकी बात है, ये सच है कि भारत महाशक्ति बनने के दौर में है, ये सच है। तो दौड़ में होना एक बात है और आगे बढ़ जाना दूसरी बात होती है। क्योंकि भारत फिर से इकोनॉमिक पावर बन सकता है, लेकिन ये आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? इसका पहला कारण ये है कि भारत और चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ में और भारत और अमेरिका के इकोनॉमिक ग्रोथ में दिस इज ए ह्यूज गैप। भारत का टोटल 3.50 ट्रिलियन जीडीपी है, 3.5 ट्रिलियन जीडीपी है, और चाइना का 20 ट्रिलियन। अब देखिए करीब करीब 7 गुना ज़्यादा है, 7 टाइम्स मोर चाइना। अमेरिका का 25 ट्रिलियन है अमेरिका के पास, और भारत का 3.5। तो अंदाज लगाइए करीब 9% से 8% के आसपास, 8 टाइम्स मोर अमेरिका इज।
तो ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को कवर करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता है, आसान नहीं है। दूसरी बात है, भारत में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। और ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का अर्थ ये हुआ कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा लेते हैं। एक्सपोर्ट भी कम रहेगा तो जीडीपी भी कम होगा। इन्वेस्टमेंट पहले उतना नहीं है कि हम अमेरिका को, चाइना को आसानी से पीछे छोड़ सकें। और मैन्युफैक्चरिंग भी जो बनता है उद्योग में सामान, वो उस लेवल का है, उस लेवल का नहीं है कि पूरी दुनिया की ताकत हमारे हाथ में आ जाए। ये कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है कम है, लेकिन सप्लाई चेन उतना बढ़िया नहीं है। और जो हमारी पॉलिसी है, जो लीडरशिप है, इधर कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है कि इकोनॉमिक ओरिएंटेड नंबर 1 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, वो नंबर 1 आजकल नहीं है। बहुत दिनों से पहले हुआ करता था। तो आजकल क्या है, रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजी, कास्ट बेस्ड आइडियोलॉजी, ये सब चल रहा है। इसमें कहीं हम खो जाते हैं, इकोनॉमी कहीं खो जाता है। तो ये लीडरशिप और ये आइडियोलॉजी, ये दोनों को दुरुस्त करना पड़ेगा, तो फिर आगे बढ़ेगा। इसमें हम पीछे हैं अभी, ये बात सच है। ये तो मैंने कहा कि आसान नहीं है महाशक्ति बनना, लेकिन असंभव भी नहीं है। असंभव क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि चाइना अगर कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? चाइना का सिविलाइजेशन, चाइना का कल्चर, चाइना की जनसंख्या वही है जो भारत के साथ है, जो भारत का है। तो फिर भारत क्यों पीछे रहेगा? भारत भी कर सकता है इसको। जहाँ तक यूएसए की बात है, यूएसए भी डेमोक्रेसी है, वहाँ इकोनॉमिक ओपन इकोनॉमी वहाँ भी है और भारत में भी है। और रिश्ता भी, इकोनॉमिक रिश्ता जो है, इकोनॉमिक रिलेशन यूएसए के साथ इतना बढ़ा है कि आज टुडे यूएसए इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। करीब करीब 190 बिलियन हर साल भारत का व्यापार अमेरिका से हो रहा है, इतना किसी का नहीं है। नंबर 2 अगर उसके बाद कोई है तो चाइना है, जो 135 बिलियन चल रहा है उनका। और यूरोप के साथ भी फ्री ट्रेड एसोसिएशन का एग्रीमेंट होने ही वाला है। तो अगर चाइना कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, तो भारत भी जरूर कर सकता है। ऐसा भारत को आत्मविश्वास है और होना चाहिए। और रही बात 1991 से लेके 2003 पर आ जाइए। मैंने कहा कि 91 में इंडिया ने भी रिफॉर्म किया, भले लेट किया पर किया। तो 2003 से लेके 2008 तक कहा जाता है दिस इज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया एज रिगार्ड्स इकोनॉमी इज कंसर्न। ये 5 साल में कंसिस्टेंटली इंडिया ने 9% जीडीपी पैदा किया और पीछे को, चाइना को पीछे नहीं छोड़ा तो चाइना बराबर पहुंच गया। लेकिन फिर मैंने कहा कि ग्रहण लग गया 2008 में, और 2008 में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, भारत पर भी असर पड़ा। और बाद में आप जानते हैं कि कोरोना हुआ, बाद में आप जानते हैं कि यूक्रेन में वॉर हुआ। इस सब का बुरा असर हुआ भारत की इकोनॉमी पर। इस सारे भारत पर जो बुरा असर हुआ, इस सब के बावजूद इंडिया ने 2011 से लेकर 2022 तक लगातार 5.9%, करीब करीब 6% जीडीपी भारत ने पैदा किया। और ये 6% भारत के लिए कम हुआ था, फिर भी अमेरिका के 3% से, ब्रिटेन के 1-2% से, चाइना के 4% से फिर भी भारत आगे रहा। तो कहा जाता है अगर यही रेट भारत का जो चल रहा है, यही रेट जो उन लोगों का चल रहा है, ये चलता रहा तो संभव है जो भारत आज 5वें स्थान पर है, द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो 2028 होते होते 4th लार्जेस्ट हो जाएगा और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। 2029 में जापान को भी पीछे छोड़ करके भारत 3रे नंबर पर आ जाएगा। सो इंडिया कैन बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2019 प्रोवाइडेड द करेंट रेट ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूज फॉर इंडिया ऑल्सो एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, ये कहा जाता है। और बल्कि अगर यही रेट रहा, थोड़ा अगर ज़्यादा होता है, जैसे मुझे 7% हो गया, जो हो सकता है, अगर 7% इंडिया का कंसिस्टेंटली होता रहा 2037 तक, तो भारत का जो जीडीपी है वो 20 ट्रिलियन तक जा सकता है। 3.5 से 20 ट्रिलियन जा सकता है। 20 ट्रिलियन वही है जहाँ चाइना आज है। और अगर फिर आगे ऐसा ही बढ़ता रहा, कहा जाता है 2047 होते होते इंडिया का जो
जीडीपी है वो 30 to 35 ट्रिलियन हो सकता है, तो फिर चाइना को पीछे छोड़ सकता है। तो 47 तक चाइना से आगे बढ़ सकता है, इंडिया नंबर 2 हो सकता है। लेकिन इस बीच में एक इकोनॉमिक खोज हुआ है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अभी भी कुछ दिन पहले उनका एक रिसर्च आया हुआ है सामने। वो रिसर्च में आँख खोलने वाली बात कहा गया है अमेरिका कुछ दिनों के बाद से बड़ी तेज़ी से नीचे जाएगा इकोनॉमी में, चाइना से भी पीछे, सबसे पीछे। कहा जाता है कि अमेरिका हो सकता है कि 2050 आते आते वो नंबर 1 से नंबर 4 पोजीशन पर पहुंच जाए। चाइना हो जाएगा नंबर 1, इंडिया हो जाएगा नंबर 2, इंडोनेशिया, ये आश्चर्य की बात है, इंडोनेशिया नंबर 3 एंड अमेरिका वुड बी नंबर 4 एंड यूरोपियन यूनियन यू कैन इमेजिन 27 पोजीशन। अगर ये रिसर्च सही है या ये आंकड़ा सही है तो फिर चाइना को जब भारत पीछे छोड़ ही देगा 47 तक और इंडिया जब चला जाएगा 4th स्थान पर, तो फिर इंडिया नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। ये कल्पना जरूर है लेकिन इसका आधार भी है और ये कर सकता है ऐसा। ये सारी बातें जैसा मैंने कहा ऐसा हुआ। तो अब मेरा कंक्लूजन अंत में ये है कि भारत ने जो भी पाया है आज़ादी के बाद से अपने बल पर पाया है, अपने बल पर आगे बढ़ा है। जो 5th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, तो अपने बल पर हुआ है। ये सोवियत रूस या अमेरिका की मेहरबानी नहीं है जैसा कि चाइना के साथ हुआ। दूसरी बात एक और हुआ है कि एकजुटता में क्या ताकत है, ये दिखाया कि 2300 वर्ष तक लगातार भारत दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री रहा। जैसे ही एकजुटता टूटी, अंग्रेजों का राज हुआ और भारत लूट गया। तो एकजुटता का महत्व क्या है ये इतिहास बताता है और वह सबक है भारत के लिए आज भी। और ये देखिए कि जो भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, तो इसमें जैसा मैंने कहा कि भारत 1950 तक नंबर 1 हो सकता है अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तब। इस तरह से भारत का आगे बढ़ना तय है। कितना बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, ये देखना बाकी है। और मैं आशा करता हूँ और आप भी उम्मीद करें कि भारत आगे बढ़ेगा और फिर से आर्थिक महाशक्ति बनेगा और ज़रूर बनेगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी।